क्या ये सोचना अजीब नहीं लगता कि जिस वक्त हम ये गहन विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक उसी पल भारत का जो पूरा उत्तरी हिस्सा है वो हर साल कुछ सेंटीमीटर एशिया के विशाल भूभाग के अंदर धंस रहा है। ये सच में बहुत अजीब है ना? मतलब अक्सर लोग पहाड़ों को सिर्फ पत्थर, मिट्टी और बर्फ का एक बेजान ढेर समझ लेते हैं, जैसे वो बस एक जगह खामोशी से खड़े हैं। बिल्कुल, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन हकीकत में ये पहाड़ लगातार गति में है। मतलब ये प्रकृति के सबसे सक्रिय और शक्तिशाली इंजीनियर हैं, जो ये तय करते हैं कि बारिश कहाँ होगी, नदियाँ किस दिशा में बहेंगी और किसी भी सभ्यता का भविष्य कैसा होगा। हाँ, ये बहुत ही सटीक नजरिया है। पहाड़ केवल भौगोलिक सीमाएं नहीं हैं, मतलब वे एक जीता जागता तंत्र हैं। अगर इन विशाल संरचनाओं के काम करने के तरीके को कोई समझ ले तो पूरे देश के मौसम, कृषि और जीवन शैली का गणित अपने आप समझ में आ जाता है। सही कहा। और इसी गणित और रहस्य को गहराई से समझने के लिए आज के इस गहन विश्लेषण में हम भारत की पर्वत श्रृंखलाओं पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और आज की इस चर्चा का आधार एक बहुत ही खास स्रोत है। एग्जाम वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल लेकर आया है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए लेक्चर, जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, रेलवे आदि। हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन संकलन है। बिल्कुल। इन नोट्स को इस तरह से तैयार किया गया है कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो एक खजाना है ही, लेकिन ज्ञान की भूख रखने वाले किसी भी इंसान के लिए भारत के भूगोल को समझने का एक ये बेहद रोमांचक सफर है। सही कहा आपने। मतलब ये महज तथ्यों की सूची नहीं है, बल्कि एक कहानी है कि हमारी जमीन ने अपना वर्तमान आकार कैसे लिया। बिल्कुल। और इस कहानी की शुरुआत करने के लिए हमें सबसे पहले भारत के उत्तरी छोर पर नजर डालनी होगी, जहां दुनिया की सबसे विशाल और अभेद्य दीवार मौजूद है, जिसे हम हिमालय कहते हैं। हिमालय। हाँ, भारत के पूरे भूगोल को समझने के लिए सबसे पहले इसके इस सबसे ऊंचे हिस्से को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी विशाल दीवार से शुरुआत करते हैं। मैंने नोट्स में देखा कि हिमालय को यंग फोल्ड माउंटेन्स यानी युवा वलित पर्वत कहा गया है और बताया गया है कि इसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ था। अब यहाँ दो बहुत ही भारी शब्द हैं, युवा पहाड़ और टर्शियरी काल। हाँ, ये शब्द थोड़े तकनीकी लग सकते हैं। वही तो, अगर कोई पहली बार इसे सुन रहा है तो पहाड़ और वो भी युवा, ये बात थोड़ी विरोधाभासी लग सकती है। मतलब पहाड़ तो बहुत पुराने होते हैं ना, और ये टर्शियरी काल असल में क्या है? इन दोनों शब्दों के पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब हम टर्शियरी काल की बात करते हैं तो हम आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले के समय में जा रहे होते हैं। अच्छा, 6.5 करोड़ साल। हाँ, ये वो समय था जब धरती से डायनासोर का अंत हो रहा था और स्तनधारी जीवों का विकास शुरू हुआ था। अब भूवैज्ञानिक समय चक्र या जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से 6.5 करोड़ साल पहले का समय बहुत पुराना नहीं माना जाता। ओह, मतलब पृथ्वी की उम्र के हिसाब से ये कल की ही बात है। एकदम सही। इसीलिए हिमालय को युवा कहा जाता है, क्योंकि दुनिया के अन्य पहाड़ों की तुलना में इसका जन्म काफी बाद में हुआ है। अरे वाह! मतलब जब धरती पर बड़े पैमाने पर जीवन बदल रहा था, तब भारत का नक्शा भी आकार ले रहा था। बिल्कुल। लेकिन ये फोल्ड या वलित पर्वत का क्या मतलब है? मतलब ये बना कैसे? इसे समझने के लिए हमें टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव को देखना होगा। करोड़ों साल पहले इंडियन प्लेट एक विशाल द्वीप की तरह महासागर में तैरते हुए उत्तर की दिशा में यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही थी। एक नाव की तरह। हाँ, बिल्कुल। और जब ये दो विशाल भूखंड आपस में टकराएं तो इनके बीच मौजूद समुद्र का मलबा और जमीन का हिस्सा सिकुड़ने लगा। अच्छा? बीच का हिस्सा मुड़कर ऊपर उठने लगेगा। हाँ, वो बीच में इकट्ठा होकर ऊपर उठ जाएगा। ठीक इसी टकराव और दबाव के कारण जमीन मुड़कर ऊपर उठी और हिमालय का जन्म हुआ। और यहाँ सबसे हैरानी की बात यह है कि ये दबाव आज भी जारी है। अच्छा? हाँ, इंडियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है और इसी कारण हिमालय की ऊंचाई आज भी धीरे धीरे बढ़ रही है। ये सच में अकल्पनीय है। मतलब जो पहाड़ बाहर से इतने शांत दिखते हैं, वे असल में एक महाद्वीपीय युद्ध का परिणाम है जो आज भी चल रहा है। सही कहा। अगर इसकी विशालता को देखा जाए तो नोट्स के अनुसार हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है और इसकी चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर के बीच है।
बहुत ही विशाल क्षेत्र है ये। ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरे इलाके को समझने के लिए एक एनालॉजी या रूपक का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, बताइए। हम हिमालय को एक विशाल 3 मंजिला स्टेडियम की तरह देख सकते हैं, जहां ऊंचाई के हिसाब से 3 अलग-अलग कतारें हैं। अरे वाह! इस स्टेडियम वाली तुलना से हिमालय के तीनों मुख्य भागों को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। है ना? तो इस स्टेडियम की जो सबसे आगे वाली कतार है या सबसे निचली सीट है, उसे शिवालिक या आउटर हिमालय कहते हैं। ये हिमालय का सबसे नया हिस्सा है, जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर के बीच है। और हमारी जो मशहूर दून घाटियां हैं, जैसे देहरादून और पटली दून, वे इसी सबसे आगे वाली कतार में बसी है। बिल्कुल। और चूंकि ये सबसे बाहरी हिस्सा है, इसलिए जब हिमालय की नदियां मलबा लेकर नीचे आती हैं, तो सबसे आखिर में उसी मलबे के जमाव से इस शिवालिक का निर्माण हुआ है। अच्छा, तो ये नदियों के मलबे से बना है? हाँ, और शिवालिक के ठीक पीछे स्टेडियम की जो बीच वाली कतार है, उसे हिमाचल या लेसल हिमालय कहा जाता है। हिमाचल। हाँ, इसकी औसत ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर तक होती है। यह वो हिस्सा है जहाँ का मौसम इंसानों के रहने के लिए सबसे अनुकूल होता है। अरे मतलब हमारे सारे हिल स्टेशंस। बिल्कुल। इसीलिए कांगड़ा और कुल्लू जैसी मनमोहक घाटियां और शिमला या मसूरी जैसे मशहूर हिल स्टेशन इसी मध्य भाग में स्थित हैं। यहाँ न तो शिवालिक जैसी गर्मी होती है और न ही हिमाद्री जैसी जानलेवा ठंड। और इसके बाद आती है हमारे स्टेडियम की सबसे पीछे वाली और सबसे ऊंची वीआईपी सीट, जिसे हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। हाँ, ग्रेटर हिमालय। इसकी औसत ऊंचाई कोई 6000 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा और नंदा देवी जैसी महान चोटियां इसी सबसे ऊंचे सेक्शन का हिस्सा है। एकदम सही। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण तापमान हमेशा 0 से नीचे रहता है, इसलिए ये कतार हमेशा बर्फ की सफेद चादर से ढकी रहती है। लेकिन स्टेडियम की इन 3 कतारों के पीछे भी एक पूरी अलग दुनिया है, जिसका जिक्र नोट्स में ट्रांस हिमालय के रूप में किया गया है। हाँ, ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के पार का क्षेत्र। ये ग्रेटर हिमालय के भी उत्तर में स्थित है और भौगोलिक रूप से ये मुख्य हिमालयी टकराव से थोड़ा पहले ही बन चुका था। अच्छा, ये पहले से मौजूद था? हाँ, इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसी विशाल पर्वत श्रेणियां शामिल हैं। सामरिक दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि K2 जो भारत के दावे वाले पीओ के क्षेत्र में आता है, वो इसी का हिस्सा है। ओ, K2 वही है? बिल्कुल। सियाचिन का विश्व प्रसिद्ध ग्लेशियर और लद्दाख का शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट भी इसी ट्रांस हिमालय में आते हैं। यहाँ बारिश के बादल नहीं पहुंच पाते, इसीलिए ये एक ठंडा रेगिस्तान है। यानी हिमालय की ये विशाल दीवार साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोककर उत्तर भारत को जमने से बचाती है। बहुत बड़ा रक्षक है ये। लेकिन ये दीवार पश्चिम से पूरब तक एकदम सीधी नहीं जाती। हाँ, बिल्कुल नहीं। जब हम उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो ये विशाल श्रृंखला अचानक खत्म नहीं होती, बल्कि ये पूर्व की ओर एक बहुत ही तीखा मोड़ लेती है और यहाँ से मौसम और भूगोल का एक बिल्कुल नया विज्ञान शुरू होता है। और यहीं पर पूर्वांचल पर्वत की भूमिका आती है। मतलब जब हिमालय पूर्वी छोर पर पहुंचकर दक्षिण की ओर मुड़ता है तो उसे पूर्वांचल कहा जाता है। अच्छा, वो मुड़ा हुआ हिस्सा पूर्वांचल है? हाँ, इसमें पटकाईबुम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स और मेघालय की प्रसिद्ध गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां शामिल हैं। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पहाड़ सिर्फ सीमा नहीं बनाते, बल्कि वे मौसम की पूरी मशीनरी को नियंत्रित करते हैं। और इसी मशीनरी का नतीजा है कि मौसिनराम में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल उठता है कि सिर्फ इसी खास इलाके में इतनी भीषण बारिश क्यों होती है? पूरे भारत में बादल आते हैं, लेकिन मेघालय का ये इलाका ही सबसे ज्यादा पानी क्यों समेटता है? इसके पीछे का तंत्र या मैकेनिज्म बहुत ही सटीक है। इसे फनल इफेक्ट या कीप का प्रभाव कहते हैं। फनल इफेक्ट? मतलब वो तेल डालने वाली कीप? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। बंगाल की खाड़ी से जब नमी से भारी मानसूनी हवाएं उत्तर की ओर बढ़ती हैं, तो उनका सामना गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों से होता है। इन पहाड़ियों का आकार एकदम एक फनल यानी कीप की तरह है। समझ रही हूँ।
तो जब हवाएं इस कीप के अंदर प्रवेश करती हैं तो वे 3 तरफ से पहाड़ियों के बीच फंस जाती हैं। आगे बढ़ने का कोई रास्ता न होने के कारण उन हवाओं के पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है, ऊपर की ओर उठना। और ऊपर तो ठंड होती है। एकदम सही। जैसे जैसे हवाएं तेजी से ऊंचाई पर उठती हैं, वे ठंडी होती हैं, संघनन या कंडेंसेशन होता है और वे अपनी सारी नमी मौसिनराम और चेरापूंजी के इलाके में मूसलाधार बारिश के रूप में गिरा देती हैं। अरे वाह! मतलब अगर इन पहाड़ियों का आकार इस फनल जैसा ना होता तो शायद बादल बस ऊपर से उड़कर निकल जाते और वो इलाका इतना हरा भरा ना होता। बिल्कुल, पहाड़ों का आकार बादलों को अपनी उंगलियों पर नचाता है। ये तो बात हुई भारत के सबसे युवा और सबसे ऊंचे पहाड़ों की। लेकिन अगर हिमालय सबसे युवा और चंचल है, तो भारत का सबसे पुराना और शांत हिस्सा कौन सा है? नोट्स बताते हैं कि इसके लिए हमें उत्तर से खिसककर मध्य और पश्चिमी भारत की ओर चलना होगा, जहां अरावली पर्वतमाला खड़ी है। हाँ, अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर है। लेकिन अरावली का इतिहास बहुत गहरा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मेरा मतलब है, अगर अरावली सबसे पुराना पहाड़ है, तो क्या करोड़ों साल पहले जब इसका निर्माण हुआ होगा, तब ये भी हिमालय जितना ही विशाल रहा होगा? ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है। क्योंकि आज जो दिल्ली या राजस्थान में पहाड़ियां दिखती हैं, वे तो बहुत छोटी हैं। हाँ, लेकिन भूविज्ञान के अनुसार करोड़ों साल पहले अरावली भी दुनिया के सबसे ऊंचे वलित पर्वतों में से एक था। मतलब इसकी चोटियां भी आसमान छूती थी। सच में? हिमालय जितनी? बिल्कुल। लेकिन पहाड़ अमर नहीं होते। हवा, पानी, नदियां और मौसम में होने वाले बदलाव लगातार पत्थरों को घिसते रहते हैं, जिसे कटाव या इरोजन कहते हैं। ओह, इरोजन। हाँ, करोड़ों वर्षों की इस प्राकृतिक घिसाई ने अरावली के शिखरों को समतल कर दिया है। आज हम जो अरावली देखते हैं, वो उन विशाल गगनचुंबी पर्वतों का सिर्फ बचा-खुचा हिस्सा या उनकी जड़ें मात्र हैं। ये कल्पना करना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है कि आज जो अरावली की छोटी छोटी पहाड़ियां दिखती हैं, वे कभी हिमालय जैसी विशाल चोटियों का आधार रही होंगी। बिल्कुल, समय बहुत बलवान है। समय और मौसम बड़े बड़े पहाड़ों को भी मिट्टी में बदल देते हैं। अब इसी क्रम में थोड़ा और नीचे मध्य भारत की तरफ चलते हैं, जो उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने का काम करता है। यहाँ विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला का जिक्र आता है। हाँ, विंध्याचल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में स्थित है और यह एक पठारी स्वरूप वाला पर्वत है, जो भौगोलिक रूप से उत्तर भारत के मैदानों को दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार से अलग करता है। और इसके ठीक दक्षिण में सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी पचमढ़ी में धूपगढ़ है। इन दोनों पहाड़ों और इनके बीच बहने वाली नर्मदा नदी की संरचना को देखकर मुझे तो एक सैंडविच की याद आती है। सैंडविच? वो कैसे? देखिए, ऊपर वाली ब्रेड है विंध्याचल पर्वत, नीचे वाली ब्रेड है सतपुड़ा पर्वत, और इन दोनों के बीच की फिलिंग है नर्मदा नदी, जो बीच से बहती है। अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों बहती है, जबकि भारत की ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। इस उल्टी दिशा में बहने के पीछे रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी का विज्ञान काम करता है। रिफ्ट वैली? हाँ, जब हमने हिमालय की बात की थी तो वहां प्लेटें टकरा रही थी और जमीन ऊपर उठ रही थी। लेकिन विंध्य और सतपुड़ा के बीच करोड़ों साल पहले जमीन में खिंचाव पैदा हुआ। टेंशन? अच्छा, खिंचाव। इस खिंचाव के कारण जमीन फट गई और बीच का एक बड़ा भूखंड नीचे की तरफ धंस गया। इसी धसे हुए गहरे हिस्से को रिफ्ट वैली कहते हैं। इसके दोनों तरफ जो हिस्से खड़े रह गए, वे विंध्य और सतपुड़ा के पहाड़ कहलाए। यानी पहाड़ ऊपर नहीं उठे, बल्कि जमीन नीचे धंस गई और जो किनारे बच गए वे पहाड़ बन गए। बिल्कुल, यही हुआ था। कितनी अजीब बात है। और क्योंकि ये घाटी नीचे धंस चुकी है, इसलिए इसने अपनी एक अलग ढलान बना ली है, जो पश्चिम की तरफ जाती है। ओह, अब समझ आया। यही कारण है कि नर्मदा नदी और उसके ठीक नीचे सतपुड़ा के दक्षिण में बहने वाली ताप्ती नदी दोनों इस गहरी दरार के रास्ते पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं, जबकि बाकी पूरा देश पूर्व की ओर झुका हुआ है। जमीन के नीचे धंसने से पूरी नदी की दिशा ही बदल गई। ये सच में प्रकृति की एक जबरदस्त ताकत है। बिना शक। अब मध्य भारत को पार करने के बाद जब हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, तो भारत के दोनों समुद्री तटों के किनारे हमें दो
अलग अलग तरह के विशाल रक्षक मिलते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। बिल्कुल। लेकिन ये दोनों रक्षक एक दूसरे से बिल्कुल अलग बर्ताव करते हैं। हाँ, पश्चिमी घाट, जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है, गुजरात से लेकर केरल तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है। 1600 किलोमीटर काफी लंबा है। हाँ, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कंटिन्यूअस यानी एक सतत पर्वतमाला है। ये कहीं से भी बीच में टूटा हुआ नहीं है। अच्छा, एकदम एक दीवार की तरह। हाँ, इसे पार करने के लिए कुछ खास प्राकृतिक रास्तों, जिन्हें दर्रे या पासेस कहा जाता है, बस उन्हीं का इस्तेमाल करना पड़ता है। अपनी इसी बनावट के कारण ये मानसूनी हवाओं को रोकता है और पश्चिमी तट पर भारी बारिश करवाता है। और शायद इसी भारी बारिश की वजह से ये इलाका जैव विविधता का बहुत बड़ा केंद्र है। बिल्कुल। इसी पश्चिमी घाट पर स्थित है। हम्म। लेकिन जब हम पूर्वी घाट की तरफ देखते हैं तो नोट्स बताते हैं कि ये असंगठित या डिसकंटिन्यूअस है, यानी जगह जगह से टूटा हुआ है। हाँ, पूर्वी घाट एकदम अलग है। इसकी ऊंचाई भी काफी कम है और इसकी प्रमुख चोटी महेंद्रगिरी है। देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो पूर्वी घाट का यह टूटा हुआ स्वरूप दरअसल भारत की जमीन की ढलान की कहानी बताता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। अगर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियों ने पूर्वी घाट के पहाड़ों को इतनी बुरी तरह काट दिया है कि वे अब टूटे हुए हिस्सों में नजर आते हैं, तो इन नदियों ने पश्चिमी घाट को क्यों नहीं काटा? पश्चिमी घाट एक मजबूत दीवार की तरह कैसे बचा रहा? ये एक बेहतरीन भौगोलिक पहेली है और इसका जवाब प्रायद्वीपीय भारत की जमीन के झुकाव में छिपा है। झुकाव? कैसा झुकाव? लाखों साल पहले भारत का पश्चिमी किनारा किसी भूगर्भीय हलचल के कारण थोड़ा ऊपर उठ गया था। इस उठने के कारण पूरी दक्षिण भारतीय जमीन का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर हो गया। अच्छा, तो पूरा दक्षिण भारत एक तरफ झुका हुआ है। हाँ, अब ज्यादातर बड़ी नदियां पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों से निकलती हैं। क्योंकि ढलान पूर्व की ओर है, वे पश्चिम की तरफ समुद्र में नहीं गिरती, बल्कि पूरे दक्षिण भारत को पार करते हुए पूर्व की तरफ बहने लगती हैं। मतलब नदियां पश्चिमी घाट पर पैदा होती हैं और वहां से पूर्व की तरफ लंबी यात्रा पर निकल पड़ती हैं। बिल्कुल। और जब ये नदियां पश्चिमी घाट से निकलकर हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पूर्वी घाट तक पहुंचती हैं, तो रास्ते भर पानी और मलबे का विशाल रूप धारण कर चुकी होती हैं। उनकी ताकत बढ़ जाती है। ढलान के कारण उनकी गति और ताकत इतनी अधिक होती है कि वो पूर्वी घाट के पहाड़ों को चीरते हुए अपना रास्ता बना लेती हैं। करोड़ों सालों से हो रहे इसी लगातार कटाव ने पूर्वी घाट को एक सतत श्रृंखला नहीं रहने दिया, बल्कि उसे कटी फटी पहाड़ियों के समूह ने बदल दिया है। ये तो ऐसा हुआ कि पश्चिमी घाट ने खुद नदियों को जन्म देकर उन्हें पूर्वी घाट की दीवार तोड़ने के लिए भेज दिया। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। प्रकृति का ये संतुलन अद्भुत है। अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट भारत के दोनों किनारों से नीचे आते हैं, लेकिन एकदम दक्षिण में आकर ये दोनों विशाल पर्वतमालाएं एक बिंदु पर आपस में मिल जाती हैं, दक्षिण का महासंगम। इस मिलन स्थल को नीलगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी यानी नीला पर्वत। ये पश्चिमी और पूर्वी घाट की गांठ या नॉट की तरह है, जहां दोनों आकर जुड़ते हैं। नीलगिरी। प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी इसी नीलगिरी पर स्थित है। ऊटी का नाम आते ही चाय के बागानों की याद आना स्वाभाविक है, लेकिन बात सिर्फ चाय तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ मिलती है। अनामलाई पर तो वो अनाई मुड़ी चोटी स्थित है, जो पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये इलायची की पहाड़ियाँ हमें भूगोल से निकालकर सीधे इतिहास की ओर ले जाती हैं। हाँ, इसके पीछे का विज्ञान ये है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई और अरब सागर से आने वाली नमी मिलकर एकदम दक्षिण के इस हिस्से में ऐसा खास माइक्रोक्लाइमेट तैयार करती है, जो मसालों की खेती के लिए दुनिया में सबसे बेहतरीन है। और इसी भौगोलिक खूबी ने इस पूरे क्षेत्र को दुनिया भर में मसालों का केंद्र बना दिया। मतलब प्राचीन काल से ही स्पाइस रूट के जरिए पूरी दुनिया के व्यापारी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज इसी इलाके की तरफ खींचे चले आए। बिल्कुल। सिर्फ पहाड़ों की बनावट और वहां के मौसम ने पूरे विश्व के व्यापारिक रास्तों को बदल कर रख दिया। इसीलिए कहा जाता है कि भूगोल ही इतिहास को लिखता है, और ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। आज के इस गहन विश्लेषण ने सचमुच भारत के नक्शे को देखने का नजरिया बदल दिया है। एग्जाम वेदा के इन नोट्स में दिए गए तथ्यों को अगर एक सूत्र में पिरोया जाए तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है।
चलिए एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे ऊंची और युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय, जो आज भी बढ़ रही है। और सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली, जो समय के साथ घिसकर छोटी हो गई। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर अनायमुडी। विंध्य और सतपुड़ा की रिफ्ट वैली के बीच उल्टी दिशा में बहती नर्मदा नदी। और अंत में नदियों के प्रहार से टूटा हुआ पूर्वी घाट और जैव विविधता को समेटे हुए एक सतत पश्चिमी घाट। इन सभी तथ्यों को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि पहाड़ों का यह पूरा ताना बाना एक बहुत ही नाजुक लेकिन शक्तिशाली संतुलन में काम कर रहा है। ये सिर्फ भूगोल की किताब के अध्याय नहीं है, ये भारत के जिंदा रहने का आधार है। बिल्कुल। अंत में इस पूरी चर्चा से एक ऐसा विचार मन में आता है जो सच में दिमाग को झकझोर देता है। हमने देखा कि कैसे पहाड़ बारिश लाते हैं, नदियों को दिशा देते हैं और मौसम तय करते हैं। आज के इस गहन विश्लेषण ने हमें सिखाया है कि पहाड़ सिर्फ स्थिर पत्थर नहीं है। अगर हम जरा एक पल के लिए कल्पना करें, अगर रातों रात भारत के ये पहाड़ सपाट मैदान में बदल जाएं, तो हमारी जलवायु, हमारी नदियों और हमारी पूरी सभ्यता का क्या होगा? सोचकर ही डर लगता है। क्या हिमालय के बिना साइबेरिया की जानलेवा बर्फीली हवाएं पूरे उत्तर भारत को एक जमे हुए रेगिस्तान में नहीं बदल देंगी? बिल्कुल। क्या पूर्वांचल की पहाड़ियों के बिना भारत को मानसून की बारिश नसीब होगी? और क्या घाटों के बिना दक्षिण भारत की वो महान नदियां अस्तित्व में रहेंगी जिन्होंने हमारी सभ्यताओं को पाला है? क्या इन पहाड़ों के बिना भारत का अस्तित्व वैसा ही होता जैसा आज है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। हमारी प्रकृति की इस महान व्यवस्था को समझना सच में आंखें खोलने वाला रहा। इस गहन विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद।